हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आपको पता है कछुआ जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है, लेकिन मेढक की तरह उसे उभयचर नहीं कहा जाता। आखिर क्या कारण है? मेढक जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, लेकिन उसे उभयचर कहते हैं, लेकिन कछुआ को उभयचर नहीं कहा जाता है। इसका क्या कारण है? आइए इसको डिटेल से समझते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति सागर के जल में हुई है, यानी कि समुद्र के गहरे जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। सभी जीव पहले समुद्र में ही रहते थे। धीरे धीरे कुछ जीव उसमें से निकल के स्थल की तरफ बढ़े और पूरी तरह से स्थलीय हो गए, यानी कि उनके जीवन की किसी अवस्था में पानी की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कुछ जीव ऐसे हुए जो समुद्र में ही रह गए या फिर पानी में रहने लगे। उन जीवों को समुद्री या जलीय जीव कहते हैं। कुछ जीव ऐसे हुए जो रहते तो स्थल पर हैं, लेकिन उनके किसी न किसी अवस्था में, उनके लाइफ साइकिल की किसी न किसी अवस्था में पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे जीव उभयचर कहलाते हैं। तो मेढक को हम लोग उभयचर कहते हैं, लेकिन कछुआ जो है वो एक सरीसृप है। तो सरीसृप और उभयचर, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसी को आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहला अंतर दोनों जीवों में उनके अधिवास में होता है। अधिवास जो उभयचर का होता है, उभयचर स्थल और जल दोनों में रहते हैं, जबकि जो सरीसृप होते हैं सिर्फ स्थलीय होते हैं। यानी कि उभयचर जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। जल में भी ये लोग रह लेते हैं और स्थल पर भी रह लेते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर कहते हैं। लेकिन जो सरीसृप होते हैं ये स्थलीय होते हैं। ये स्थलीय होते हैं कुछ जीवों को छोड़ करके, जैसे कछुआ और समुद्री सांप। ये दो ऐसे जीव हैं सरीसृप के, ऐसे उदाहरण हैं जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, लेकिन इन्हें हम लोग उभयचर नहीं कहते हैं। इसका जो मेन कारण है, वो मेन कारण उनके जीवन चक्र की प्रावस्था में दिखाई पड़ती है। या फिर जीवन चक्र की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जो इन दोनों जीवों को पूरी तरह से अलग कर देती है। तो जीवन चक्र की एक अवस्था आती है लार्वा अवस्था। सबसे पहले दोनों जीवों में अंडा बनता है, इसके बाद एक अवस्था आती है लार्वा की। उभयचरों में एक अवस्था आती है लार्वा। ये लार्वा अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें इन्हें जीवन के लिए या जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब तक पानी न रहे ये लार्वा जिंदा नहीं रह सकता, यानी कि ये लार्वा सिर्फ और सिर्फ पानी में ही जीवित रह सकता है। इस अवस्था के बाद आती है वयस्क अवस्था। लेकिन जो सरीसृप होते हैं उनमें अंडा बनता है और अंडा के बाद बच्चा और वयस्क। इसमें किसी तरह की कोई लार्वा अवस्था नहीं आती है और न ही किसी अवस्था में पानी की विशेष आवश्यकता पड़ती है, या पानी किसी भी अवस्था में ज़रूरी नहीं बनता है। लेकिन जो उभयचर होते हैं, सबसे बड़ा कारण जो होता है दोनों में, सरीसृप और उभयचर में, यानी कि दोनों को अलग करता है। जैसे कछुआ जो है, भले ही वो जल और स्थल दोनों पर रहे, लेकिन उसके जीवन में ये लार्वा अवस्था कभी नहीं आती है। इसीलिए कछुआ को हम लोग सरीसृप की श्रेणी में रखते हैं, न कि उभयचर की श्रेणी में। इसके बाद जो उन लोगों में त्वचा होती है दोनों की, उभयचरों की त्वचा जो होती है वो नम होती है। नम का मतलब कोमल और मुलायम होती है। इनकी त्वचा मुलायम होती है, छिद्र युक्त होती है, छिद्र युक्त। इनकी त्वचा मुलायम और छिद्र युक्त होती है।
और कोमल होती है, जबकि सरीसृपों की जो त्वचा होती है ये कठोर होती है, खुरदरी होती है और हड्डी की तरह रचना, एक सल्कीय रचना बनती है। सल्कीय, इनकी त्वचा सल्कीय होती है और इसमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र रहित होता है। सरीसृपों का जो त्वचा होता है छिद्र रहित होता है, इसमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं। इस छिद्र का काफ़ी महत्व होता है। जो उभयचरों के जो त्वचा होती है जिसमें कि छिद्र पाए जाते हैं, इस छिद्र का महत्व होता है, क्योंकि इसी छिद्र के वजह से ये श्वसन की क्रिया करते हैं। तो जो श्वसन होता है दोनों जीवों में वो भी अलग होता है, यानी कि जो उभयचरों में जो श्वसन क्रिया होती है वो त्वचा के माध्यम से होती है। त्वचा के माध्यम से, क्योंकि त्वचा में छिद्र होते हैं, छिद्र बने होते हैं जिससे ऑक्सीजन खींच लिया जाता है अंदर और उसका उपयोग किया जाता है। बाकी इसमें फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है, फेफड़ों द्वारा भी। जैसे अगर ये पानी से बाहर रहता है तो फेफड़ों से सांस लेता है। लेकिन जो सरीसृप होते हैं, सरीसृपों में त्वचा से किसी तरह का कोई श्वसन की क्रिया नहीं की जाती है, इसमें सिर्फ फेफड़ों से ही सांस लेने की क्रिया पूरी होती है। फेफड़ों से ही ये उभयचर सांस लेता है। बाकी जो अंतर इसमें दिखता है वो निषेचन में दिखता है। दोनों में जो निषेचन की क्रिया होती है वो अलग होती है। जैसे उभयचरों में निषेचन की क्रिया वाह्य निषेचन होती है। वाह्य निषेचन का मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं वो अलग शरीर से अलग जाके फ्यूजन करते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। जैसे गाय या भैंस में देखने को मिलता है कि गाय जो फीमेल होती है उसके अंदर उसका अंडा होता है, लेकिन जो मेल होता है उसका स्पर्म उस फीमेल के अंदर जा कर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। जबकि इसमें जो उभयचर होते हैं दोनों में से चाहे मेल हो या फीमेल हो, फीमेल के अंडे बाहर आते हैं और उसी तरह मेल के जो स्पर्म होते हैं वो भी बाहर आते हैं और बाहरी वातावरण में उनकी क्रिया होती है। यानी निषेचन की क्रिया बाहरी वातावरण में होती है, इसीलिए इनको वाह्य निषेचन कहते हैं। जबकि सरीसृपों में अंतः निषेचन की क्रिया पाई जाती है। अंतः निषेचन। इसके बाद जो अगला अंतर होता है उनके उपांगों में होता है। उभयचर के जो उपांग होते हैं वो दो जोड़ी होते हैं, दो जोड़ी उपांग होते हैं। उपांग बोलते हैं हाथ या पैर की तरह की रचना जो होती है उसे उपांग कहते हैं। जैसे हम लोगों में जो उपांग है पैर है और हाथ है, यानी कि दो जोड़ी उपांग हम लोगों में भी हैं। तो इसी तरह दो जोड़ी उपांग उभयचरों में भी पाया जाता है। लेकिन इसके जो अगले उपांग होते हैं, अगले उपांग जो होते हैं वो आकृति में छोटे होते हैं, आकृति में छोटे होते हैं। और जो पिछले उपांग होते हैं, पिछले जो उपांग होते हैं वो बड़े होते हैं, पिछले उपांग बड़े होते हैं। लेकिन सरीसृपों में अगर उपांग देखा जाए तो सबसे पहले तो सरीसृपों में उपांग, कुछ ऐसे सरीसृप होते हैं जिसमें उपांग होते ही नहीं हैं, या तो उपांग जो है अनुपस्थित होते हैं। उपांग अनुपस्थित, जैसे सांप, सांप में उपांग नहीं पाया जाता है। कुछ सांपों में उपांग की रचना कुछ अवशेषी अंग की तरह दिखाई देती है, लेकिन सभी सांपों में ऐसा नहीं होता है और उनमें उपांग नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ सरीसृपों में जिसमें उपांग पाए जाते हैं, दो जोड़ी उपांग, उसमें वो चारों जो उपांग होते हैं वो एक समान होते हैं। उपांग जो है जिसमें पाए जाते हैं उसके उपांग जो है एक समान होते हैं, एक समान। तो ये भी एक मुख्य अंतर हुआ। बाकी एक नाखून अगर दोनों जीवों में देखा जाए,
उभयचरों में और सरीसृप में। तो सरीसृपों के जो नाखून होते हैं वो होते ही नहीं है, सरीसृपों में नाखून नहीं पाए जाते हैं, और उभयचरों में नाखून नहीं पाए जाते हैं और सरीसृपों में नाखून पाए जाते हैं। अगर उनके हाथ या पैर की अगर उंगली देखा जाए तो उसमें नाखून होते हैं। अगला जो अंतर होता है वो गर्दन में होता है। जैसे जो उभयचर होते हैं उनमें गर्दन स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि गर्दन नहीं होती है या उसमें स्पष्टता नहीं होती है। जैसे हम लोगों की शरीर है तो हम लोगों के शरीर में गर्दन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, और उस गर्दन की वजह से हम लोग सर और धड़ को अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का यहाँ पे एक गर्दन है, तो गर्दन के ऊपर का हिस्सा सर होता है और गर्दन से नीचे का हिस्सा जो होता है वो धड़ होता है। तो उस गर्दन से सर और धड़ की पहचान की जाती है। लेकिन जो ये उभयचर होते हैं इसमें गर्दन की जैसी कोई रचना नहीं होती है, इसलिए इसमें सर और धड़ की पहचान करना मुश्किल होता है। लेकिन सरीसृपों में गर्दन की रचना पाई जाती है, इसमें गर्दन होता है। अब कुछ उदाहरण इन लोगों का देख लेते हैं। उभयचर में सबसे बड़ा उदाहरण मेढक होता है। मेढक जो कि सब लोग देखे हैं, मेढक सबसे बड़ा उदाहरण है उभयचर का। दूसरा होता है टोड, जो मेढक की तरह ही होता है। तीसरा है सैलामेंडर, सैलामेंडर आदि। ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं उभयचरों के। बाकी जो सरीसृप हैं, सरीसृपों में सांप, सरीसृपों का एक मुख्य उदाहरण है सांप। दूसरा उदाहरण है गोह। तीसरा है कछुआ और क्रोकोडायल। क्रोकोडायल आदि। तो कछुआ जो होता है, इसीलिए कछुआ को हम लोग सरीसृप की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वो भले ही जल और स्थल दोनों जगह निवास करता हो, लेकिन वो उसमें कोई किसी तरह की कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। उसका जो शरीर होता है वो छिद्रयुक्त नहीं होता है, वो कभी त्वचा से सांस नहीं लेता है, और उसमें वायु निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और उसमें जो उपांग होते हैं वो चारों जो उपांग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसी कारण से कछुआ को सरीसृप की श्रेणी में ही डालते हैं।